नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल। स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आए हैं खेती में, क्योंकि बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के बारे में, गैल्वे क्रुशियम के बारे में, और सीधा संबंध आता है इसका खेती के संबंधी। और इसके लिए हम डायरेक्ट शूट करने के लिए आए खेती में, क्योंकि रिजल्ट जो लेना है वो सही लेना है। हमारे साथ मौजूद है गोल्डन विनर रॉयल मास्टर मिस्टर गुणवंत झंझाल सर। हम आज दोनों मिलके खेती के प्रति और पुराने की ज़माने की खेती किस तरह से की जाती है, नई ज़माने की खेती किस तरह से हमें करना है, क्योंकि हमें पुरानी बंजर ज़मीन को आज फिर से हरी भरी करना है। जो पोषण तत्व नमी पुराने ज़मीन में ख़त्म हो चुकी है उसको फिर से लाना है, जिसके लिए हम सबसे पहले जानते हैं कि एग्रीकल्चर की फार्मिंग की पुरानी स्थिति क्या हुई थी और हमारे ज़मीन किस तरह से बंजर हो गई, रासायनिक खेती हमारे ज़मीन में किस तरह से छिड़काव हो गया। इसके लिए जानते हैं गुणवंत झंझाल जी से कि पुरानी खेती और नई खेती में अंतर क्या है और पुरानी खेती किस तरह से की जाती थी। तो चलिए दोस्तों, अभी हम जानते हैं कि जितने भी किसान लोग आज की डेट में अपने खेती में जो खाद इस्तेमाल कर रहे हैं वो है मैक्सिमम तौर पे वो आता है रासायनिक खाद। लेकिन जानते हैं कि रासायनिक खाद की निर्मित कहाँ से हुआ, आया कहाँ से। जैसे कि आपको भी पता है कि कोई भी किसान जब खेती में खेती किया करता था, जैसे कि हमारे दादा लोग, हमारे परदादा लोग, वो जब खेती किया करते थे तो वो हमारे ज़मीन में एक बोई भी, एक दाना भी केमिकल का नहीं डालते थे। लेकिन वो जो भी खेती करते थे वो पूरी तरीके से नेचुरली तरीके से होती थी। वो करते किस तरीके से थे, जैसे कि मान के चलिए मेरा ये 1 एकड़ का खेत है, तो इसके 2 पोर्शन बनाए जाते थे। एक तरफ में घर का कूड़ा कचरा डाला जाता था, घर की गोबर डाली जाती थी, तो एक तरफ में जो था वो फसल लगाई जाती थी। तो इससे होता क्या था, एक तरीके की लेन देन की खेती हुआ करती थी। एक तरफ से हम पोषक तत्व निकाल रहे थे तो दूसरे तरफ से हम डाल रहे थे, यानी कि एक तरीके का लेन देन का तरीका हुआ करता था। तो दोस्तों, जैसे जैसे हम आगे बढ़े, जैसे जैसे लोगों की पैदावार बढ़ी, वैसे वैसे दोस्तों हमारे सामने एक दिक्कत ये आने लगी कि हमें ज़्यादा अनाज की ज़रूरत गिरने लगी। और ज़्यादा अनाज की जब ज़रूरत गिरने लगी, वैसे वैसे दोस्तों जो हम खाली ज़मीन रखते थे एक तरफ में, वो खाली ज़मीन रखना हमारे लिए मुश्किल होता चला गया। फिर किसान ने किया क्या कि दोनों जगह पे खेती करना स्टार्ट कर दिया। अब दोनों जगह पे खेती करने के बाद में हमारा लेन देन का तरीका पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। जहाँ से लेना और देना चालू था, दोनों जगह से बस निकालना ही चालू रहा। और ये दोस्तों आपको भी पता है, किसी जगह से अगर आप थोड़ा थोड़ा भी निकाल रहे हैं तो एक ना एक दिन आएगा कि वो पूरी तरीके से ख़त्म हुआ। तो दोस्तों ऐसी ही एक कंडीशन आई थी जब 1947 में हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ। तब हमारे जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे, पहले हमारे पंतप्रधान थे, जो कि थे दोस्तों मिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्हीं के सामने यही दिक्कत आई थी कि लोग भूखमरी की जो समस्या थी उनको सॉल्व करना। तो इसके लिए उन्होंने बड़े सारे जगह पे संशोधन किया, बड़े सारे लोगों के माध्यम से उन्होंने रिसर्च की कि किया क्या जाए। तब दोस्तों 1960 में एक ऐसी चीज़ें आई, एक ऐसी दोस्तों क्रांति आई जिसने हमारे इंडिया के खेती का पूरी तरफ से नक्शा पलट के रख दिया। जिस क्रांति का नाम था हरित क्रांति, जिसको आप लोग भी जानते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से। दोस्तों ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति थी क्या, उसके माध्यम से सबसे पहली जो चीज़ दोस्तों बदलाव की गई हमारे इंडिया के अंदर में, जो कि था इरिगेशन सिस्टम, यानी कि नहर नालों का विकास। दूसरी जो चीज़ थी वो था हाइब्रिड सिस्टम, यानी कि दोस्तों संकरित बीज और बियाने। और तीसरी जो चीज़ थी दोस्तों वो थी केमिकल फर्टिलाइजर और केमिकल पेस्टिसाइड, यानी कि रासायनिक खाद तथा रासायनिक फवारनियाँ। अब आप लोग भी जानते हैं कि जो शुरुआत में 2 बदलाव हुए थे, यानी कि पहला इरिगेशन सिस्टम वाला और दूसरी जो चीज़ थी वो थी हाइब्रिड सीड वाली। ये दोनों चीज़ों से हमारी पैदावार बढ़ी। हमारी पैदावार बढ़ने के साथ साथ में किसान को उससे बड़ा सारा फायदा हुआ। लेकिन दोस्तों जो तीसरी चीज़ थी, जो थी केमिकल फर्टिलाइजर, यानी कि रासायनिक खाद, जब ये रासायनिक खाद हमारे इंडिया में कदम रखा 1960 को दोस्तों, तब मुख्यतः 3 कंटेंट लाए गए थे जो किसी भी पौधे को प्राइमरी स्टेज पे लगते। हाँ दोस्तों, वही जिसको आप लोग भली भांति जानते हो, यानी कि NPK, यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश, जिसे हम लोग बोलते हैं नत्र, स्फुरद और पॉलाश। ये जो 3 कंटेंट मुख्यतः लाए गए थे और इसकी मात्रा थी मात्र दोस्तों 1 एकड़ के लिए 4 किलो नाइट्रोजन, 2 किलो फॉस्फोरस और 1 केजी पोटाश। यानी कि इसका अगर हम कुल मिला के अगर टोटली लगाया जाए तो 1 एकड़ में मात्रा थी मात्र 7 किलो की। लेकिन दोस्तों आप लोग जानते हैं कि ये 7 किलो की मात्रा आज बढ़ के 50 किलो, 100 किलो, 150 किलो, ऐसे भी बड़े सारे लोग हैं दोस्तों जो कहीं ना कहीं 200 केजी के प्लस में डाल देते हैं। जो लोग बागायती खेती करते हैं उनका तो जवाब नहीं दोस्तों। तो ये चीज़ें हुई किस तरीके से, ये चीज़ें हुई क्यों,
ऐसी क्या नौबत आ गई कि 7 केजी से लेके आज हम 200 तक के पहुंच गए। दोस्तों केमिकल, रासायनिक खाद, इनमें दोस्तों हीट, और ये हमारे ज़मीन में डालने के बाद में हमारी ज़मीन जो है वो चटक जाती है। आज अगर 1 केजी में आपने रिजल्ट लिया, कल अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो उस जगह पे आपको 2 केजी डालना आपकी ज़रूरी नहीं बल्कि दोस्तों आपकी मजबूरी बन जाती है। और यही एक वजह थी कि आज हम इतने बड़े पैमाने पे पहुंच चुके हैं। थैंक यू गुणवंत जी, आपने जो बताया कि रासायनिक खेती की शुरुआत किस तरह से हुई गई थी, किस तरह से रासायनिक खाद की वजह से दुष्परिणाम जमीन को हुआ। लेकिन नेक्स्ट सवाल है गुणवंत जी मेरे कि रासायनिक खाद से दुष्परिणाम हुआ, लेकिन इसका परिणाम इंसानों पे भी हुआ है, तो इंसानों पे इसका दुष्परिणाम किस तरह से हुआ, हम ये जानना चाहते हैं। सर अगर बात किया जाए केमिकल के दुष्परिणाम की, तो इससे सबसे पहले हुआ क्या? देखिए सबसे पहले अगर कोई चीज़ हुई इस केमिकल की वजह से तो वो हुआ कि सबसे पहला किसान का लागत बढ़ी। अगर बात किया जाए केमिकल के दुष्परिणाम की अगर बात करें तो हम पहले के लोगों को जब देखते थे, जैसे कि हमारे दादा लोग थे, हमारे परदादा लोग थे, देखा जाए उनके बारे में तो देखिएगा कम से कम मिनिमम वो 100 साल जीते थे। अगर बात किया जाए वही मेरे दादा से लेकर हम सीधा आते हैं मेरे पापा के ऊपर में सर, तो उनकी अगर बात किया जाए लगभग यही कोई समझ लीजिए 60 साल 70 साल की अगर बात करते हैं। और अगर हम इसी दौर के तरीके से अगर हम आगे चले, अगर हम हमारी एज की अगर बात करें तो लगभग 70 साल तक के भी पहुंचना हमारे लिए मुश्किल बात होती चली जाएगी। तो गुणवंत जी, तो क्या हम अभी रासायनिक खाद को बंद करके क्या जैविक का इस्तेमाल करके हम हमारी पीढ़ी को सुधार सकते हैं? बिल्कुल सुधार सकते हैं सर, कि जितना हमारे ज़मीन को नुकसान हुआ, हमारे किसान को जैसे नुकसान हुआ वैसे इंसानों को भी नुकसान हुआ। यही नहीं सर, मैंने तो एज की बात किया सिर्फ, इसके आगे में भी अगर हम बताएं तो आज पहले के ज़माने में देखिए जब तक के कोई इंसान बूढ़ा नहीं होता था तब तक के उसके बाल जो है वो सफ़ेद नहीं होते थे। आज छोटे बच्चों के बाल सफ़ेद होना, उनको चश्मा लगना, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम, साथ ही साथ में बीपी की प्रॉब्लम, ये कॉमन प्रॉब्लम है आज की डेट में। ये पहले के ज़माने में हमने कभी ऐसा नहीं सुना था कि हमारे दादा को कभी बीपी का प्रॉब्लम हुआ था। लेकिन आज अगर देखा जाए, आप एक घर के पीछे में दूसरा घर देखिएगा, उस घर में बीपी की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम आपको 100% दिखाई देगी। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैंने भी एक आर्टिकल में पढ़ा था गुणवंत जी कि उसमें बताया गया था कि आने वाली पीढ़ी को आप मजबूत बनाना चाहते हैं। कि पहले क्या होते थे, पहले के लोग 100 केजी का बोरी भी पीठ पे लेके इजी चले जाते थे। आज के लड़के को 50 केजी का बोरी उठाना मुश्किल हो जाता है। आज की पीढ़ी की इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग करनी है, बच्चों को सक्षम बनाना है, आज हमारी इंडिया में पूरे जग में जो वायरस ने असर किया, कोरोना वायरस जो दौर चल रहा है, और इस दौर में बहुत ज़्यादा लोग बहुत फास्ट तरीके से संक्रमित होते हैं। इसका कारण है कि रोग प्रतिकार शक्ति इंसान की बहुत ही कम हो चुकी है, और इसको बढ़ाना है तो हमें नेचुरल खाना खाना बहुत ज़रूरी है। आज अगर हम देखते हैं कि पालक की सब्जी भी लेते हैं तो उसमें जितनी मात्रा में आयरन होना चाहिए उतनी मात्रा में होता नहीं, क्योंकि रासायनिक खाद की वजह से वो बड़ा तो बन जाता है, उसको बीज भी नहीं आते हैं। पहले की जो पालक थी उसको बीज आते थे। करेला का पकड़ लो या किसी भी फल का पकड़ लो, उसी तरीके से है। आज हम जब बाजार से वाटर लेमन लेते हैं, जिसको तरबूज भी कहा जाता है, मराठी में कलिंगड़ भी कहा जाता है, अगर उसको लेते तो उसका साइज इतना बड़ा होता है, और हम ओरिजिनल को देखा जाए तो उसका गोल का साइज इतना ही होता है। उसको इंजेक्शन देके बड़ा किया जाता, उसमें केमिकल भर के बड़ा किया जाता है। तो आज हम जो भी फल फ्रूट खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं, वो केमिकल की खा रहे हैं, और इसको ही हमें बदलाव करना है। तो गुणवंत जी, मेरे आपके लिए एक सवाल है कि जो इंसान की प्रकृति खराब हुई, क्या उसी तरीके से ज़मीन की भी प्रकृति खराब हुई है? बिल्कुल सर, अब ये तो हुआ हमारे इंसानों के ऊपर में। अब बात क्या, जैसे हम उसी तरीके से ज़मीन की, अगर इंसानों तक के अगर ये साइड इफेक्ट गिरा है तो ज़मीन पे तो ज़रूर गिरा होगा, क्योंकि बेस वही है सर। जैसे कि देखिए मैंने बात किया था जैसे खर्चे की, पहले के मुकाबले आज की डेट में खर्चा बहुत आ रहा है। पहले हमारे ज़मीन के अंदर में नमी हुआ करती थी। अभी सर हम जिस एरिया में आए हैं उस एरिया में मैक्सिमम तरीके से चावल की खेती होती है। अब देखिए चावल की अगर खेती का अगर पानी सूख जाता है तो उस खेती में, उसी खेती में, जिस खेती की हम आज बात करें, उसी खेती में पहले दलदल रहा करता था, उस खेती में नमी बनी रहती थी। लेकिन आज उसी खेती में अगर मैं शूज पहन के भी जाऊँ ना सर, तो वहाँ पे मिट्टी नहीं लगने वाली। अब ये हुआ क्यों? क्योंकि हमारे ज़मीन में जितने भी हमारे मित्र जुवानी हुआ करते थे, जो पूरी तरीके से नेचुरली तरीके से पला करते थे, जैसे कि केचुआ हुआ जिसे गांडूल बोला जाता है, ह्यूमस हुआ, ऐसे बड़े सारे हमारे मित्र जुवानी हुआ करते थे। उनकी खाद यानी कि उनका भोजन जो कि गोबर की खाद, घर का कूड़ा कचरा, ये नहीं मिल पाने की वजह से वो पूरी तरीके से डेथ कर गए, या तो वो बहुत अंदर चले गए।
और वो ऊपर आना भी नहीं चाहते, क्योंकि वजह एक है कि जो ऊपरी जो परत है सर वो हमने खराब कर रखी है। तो गुणवंत जी, अगर हम साइंटिफिकली भी इसको ज़मीन को जांचें तो क्या ज़मीन के ऊपर भी हमारा असर गिरा है केमिकल का? बिल्कुल गिरा होगा सर, क्योंकि देखिए किसी भी ज़मीन की अगर बात किया जाए उसका एक पीएच मान होता है और पीएच मान हर चीज़ का होता है। वैसे भी सेम हमारे ज़मीन का जो पीएच मान है वो चाहिए सर लगभग 6.5 से लेकर 7 तक के। अगर 6.5 से अगर कम होता है तो भी वो ज़मीन सर अम्लीय होती है, यानी कि वो वहाँ पे फसल होने के लिए वो बराबर नहीं रहती। अगर 7 के अगर ज़्यादा हुआ तो वो भी मिट्टी क्षारीय मिट्टी हो जाती है, जिसे हम सॉल्टेड सॉइल बोलते हैं। वो भी ज़मीन जो है हमारे फसल के लिए बंजर मानी जाती है। तो इसका जो पीएच मान है वो 6.5 से लेकर 7 तक के मेंटेन करना होता है। सेम उसी तरीके से जिस तरीके से सब्जी में नमक सर ना तो कम चाहिए ना तो ज़्यादा चाहिए, सेम उसी तरीके से। और ये आज कहीं ना कहीं इस केमिकल की वजह से ऊपर नीचे हो चुका है सर। थैंक यू गुणवंत जी। गुणवंत जी, अगला सवाल है, क्या अच्छी फसल के लिए ज़मीन को सुधारना जरूरी है? क्या ना सुधारे तो फिर भी ज़मीन अच्छा फसल दे सकती है? बहुत ही अच्छा सवाल पूछे सर आपने। देखिए बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें, और यही एक प्रकार का भ्रम बैठा है किसान लोगों के इसमें। जैसे कि सर मैं आपको एक चीज़ पूछूं कि एक कोई लेडी है, एक कोई ऐसी औरत है जो पेट से है, प्रेग्नेंट है वो, और वो हमेशा बीमार रहती है। क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि उसका जो बेटा जो जन्म लेने वाला है वो हेल्दी पैदा होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो तो पहले से ही कमज़ोर है। बिल्कुल सर, यहाँ तक के देखा जाए जो लेडीज जो है वो हमेशा अगर टेंशन में रहती है, अगर मान के चलिए वो कोई अगर धूम्रपान करती है, मद्यपान करती है, तो उसकी होने वाली जो संतान है वो सही तरीके से हेल्दी संतान नहीं बन सकती है। सेम इसी तरीके से अगर हमारी ज़मीन अगर सही तरीके से अगर नहीं है तो आप उससे अच्छी फसल की उम्मीद कैसे लगा कर बैठ सकते हैं? इसके लिए हमें सबसे पहले काम करना है, वो काम करना है जड़ के ऊपर में, जो उसका फाउंडेशन है, यानी कि हमारी ज़मीन, जिसको हमें सबसे पहले सुधारना पड़ेगा। और जिसके लिए सबसे पहले जो आज की डेट में हम डाल रहे हैं ना, उसको सबसे पहले छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, जैसे केमिकल हम छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, रासायनिक खाद का जैसे जैसे आप इसका यूज इस्तेमाल कम करेंगे तभी आप इसके ऊपर में सही तरीके से काम कर सकते हो, एक अच्छी फसल का निर्माण कर सकते हो आप। बिल्कुल गुणवंत जी, आप सही बोल रहे हैं। और इसका एक उदाहरण मेरे पास भी है कि कोई इंसान अगर मान लीजिए कि लगभग 10 साल से 15 साल से दारू पी रहा है, सिगरेट पी रहा है और खर्रा खा रहा है, और जिसके माध्यम से उसका पूरा शरीर ही खराब हो गया। फिर डॉक्टर ने बोला कि तेरा शरीर खराब हो गया है, तुझे अगर लीवर को ठीक करना है, बॉडी को ठीक करना है, तो तुझे अच्छे नेचुरल फूड खाने पड़ेंगे, जैसे काजू बादाम, दूध, प्रोटीन खाना पड़ेगा, तब तेरी बॉडी अच्छी हो सकती है। अभी मुझे बताइए कि दारू पीने वाले इंसान की बॉडी 10 साल से वैसी बनी है, एक दिन में उसने 10 किलो काजू खा लिए, बादाम खा लिए और कुछ भी खा लिया, तो क्या एक दिन में बन जाएगा? बिल्कुल नहीं, उसके लिए समय जरूर लगेगा। अगर हमने ज़मीन को 50 साल रासायनिक खाद डाला है, 50 साल से उसको बंजर बनाया है, तो उसको ठीक होने में भी कम से कम 2-4 साल बिल्कुल लगेंगे। और ये प्रोसेस हमारी जैविक हमें पूरी करवा के दे सकते। हम जैविक के माध्यम से ज़मीन की पीएच मान को भी संतुलित कर सकते हैं और पौष्टिक भी कर सकते हैं। तो ये जैविक हमारा जो कृषम का जैविक है, गैल्वे कृषम का जैविक है, वो बिल्कुल हमारे नेचुरल तरीके से ज़मीन को पूरा प्रोटीन पोषण तत्व प्रदान करने में सहायक है। तो चलो गुणवंत जी, जानते हम गैल्वे कृषम के प्रोडक्ट जमीन के लिए, मृदा के लिए किस तरह से लाभदायक है, किस तरह से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कंटेंट्स देते हैं, पोषण तत्व देते हैं, और किस तरह से हमें सही खाना प्रदान करते हैं, अच्छी फसल प्रदान करते हैं और उसकी गुणवत्ता किस तरह से बढ़ाते हैं। चलो जानते हैं प्रोडक्ट के ऊपर।